ओके। आज हमारा सेकंड लास्ट जो है वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। हम लोगों ने पहले इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर हम लोग आज जो चीज़ें देखेंगे वो है, एक तो हमारी कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, और सेकेंडली हम लोग देखेंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की मदद से हम लोग क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो रियल फंक्शंस थे तो हम इनको इंटीग्रेट करते थे ओवर इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या होते थे, इंटरवल्स होते थे जिनके अलोंग हम लोग रियल फंक्शंस को जो है वो इंटीग्रेट करते थे। मगर जो कॉम्प्लेक्स है इंटीग्रेशन, ये सिंपली इवेल्यूएट नहीं होती। इसको इवेल्यूएट करने के लिए हम मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास कॉशी इंटीग्रल थ्योरम भी है, फार्मूला भी है, रेसिड्यू थ्योरम भी है, पोल को भी हम लोग यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं, टेलर सीरीज़, लॉरेंट सीरीज़। हम इन सब के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और जो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं बेसिकली ये इंटीग्रेट होते हैं, जैसा रियल फंक्शन इंटीग्रेट होते हैं ओवर इंटरवल, इसी तरह कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं वो इंटीग्रेट होते हैं ओवर कर्व, इंटीग्रेटेड ओवर कर्व, जिसके अंदर आपके पास एक कर्व होता है। ठीक है, लाइक वो कर्व इस फॉर्म का भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे हमारे इमेजिनरी और यहाँ पे रियल एक्सिस हैं। तो कर्व हमारा जो है वो ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो हमारा ये पॉइंट है, मैं ले लेती हूँ ए बी, इसके अलोंग भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये क्लोज्ड कर्व भी ले सकते हैं, क्लोज कर्व के अलॉन्ग भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्ट्रेट कर्व के अलॉन्ग भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और कुछ मल्टीपल जो हैं वो भी डोमेन्स, आपने अगर आपको पता हो, जैसे एलिप्स का है, इस फॉर्म के अंदर जो है हम लोग उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर फंक्शन हमारे पास होगा। सिमिलरली यह मैं जब आगे एक्सप्लेन करूँगी तो फिर आप लोगों को और ब्रीफली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली अभी तक जो आप लोगों को पता चला वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो हमेशा इंटीग्रेट होते हैं ओवर कर्व। ठीक है, और रियल फंक्शंस ओवर इंटरवल होते हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने अब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अच्छा, उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल क्या होती है। इस लाइन के अलोंग जो है हम लोग जब कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये कैसे पढ़ा जाएगा, इट्स स्टडीड एज, हम क्या कह सकते हैं, अगर ये रियल फंक्शन है तो तब हम इसको पढ़ते थे कि रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑन रियल वेरिएबल एक्स, और रेंज क्या थी इसकी, जो वो थी ए से बी है। अब हम लोग इसको जो है इसको अब हम किस तरीके से रीड, अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो फिर ये कैसे रीड होगा, तो इसको फिर अगर तो ये रियल की फॉर्म है तो हम ऐसे इंटीग्रेंड को लिखेंगे, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो हम लोग फिर इसको लिखेंगे सी एफ ऑफ जी डी जी। और इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, द इंटीग्रेंड एफ ऑफ जी इज इंटीग्रेटेड ओवर अ कर्व सी। ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, और वो क्या होगा, इसको हम पाथ भी कहेंगे, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन भी कह देंगे, या फिर हम क्लोज कर्व भी कह देंगे। ठीक है, और ये जो सी कर्व है ये बेसिकली क्या होता है हम लोगों के पास, इसके अंदर हम लोग जो है वो जी ऑफ टी को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सिंपली पता है कि ये होता है हमारे पास एक्स ऑफ टी प्लस एटा वाई ऑफ टी। और इसकी आप इस कर्व की जो सी और ए, सी जो कर्व है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर कर्व है तो इसको मैं ले लेती हूँ, ये पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लिया, एंड पॉइंट मैंने फिर बी ले लिया, यही पॉइंट क्लोज्ड कर्व है, ये इस फॉर्म में क्लोज कर्व है। अगर मैं इन फॉर्म्स में देखूँ तो ये एक ओपन कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जी ऑफ टी की पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो इस फंक्शन की बनाएंगे क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया था। अच्छा, कॉशी इंटीग्रल के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कर्व होगा वो हमेशा स्मूथ होगा।
वो स्मूथ होगा तो हम लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। और अगर कॉन्टिन्यूस होगा तभी हम लोग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि जो कर्व है वो स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि जब वो स्मूथ होगा तभी वो कॉन्टिन्यूस होगा, और जब वो कॉन्टिन्यूस होगा तभी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एनालिटिक भी होगा, ठीक है। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के लिए, या सॉरी थ्योरम में हम लोग क्या चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि कर्व कंटिन्यूस हो, सेकेंडली क्या हो, फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो। अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो ये जो हमारे पास इंटीग्रेंट आएगा, ये हमारे, तो ये जो पूरा कर्व है इसके लॉन्ग जो है हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ जी है वो क्या हो जाएगा हमारे पास डी जी, और ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो एफ ऑफ जी है इसका कंटिन्यूस होना भी कंपल्सरी है, कर्व स्मूथ होगा, और इस फंक्शन का एनालिटिक होना भी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ हम लोगों को सेंस रिवर्सल और पार्टीशन ऑफ पाथ जो है लॉन्ग कर्व जो मैंने आप लोगों को बताया, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स वो भी ले लें कि अगर Z0 Z एफ ऑफ जी जिस तरह रियल में होता था सिमिलरली यहीं पे भी होगा। ये जब हम लोग इसकी जो है डायरेक्शन को वो चेंज करेंगे तो ये Z नोट हो जाएगा और ये एफ ऑफ जी डी जी हो जाएगा, और पार्टीशन भी पाथ की हो जाएगी जिस तरह रियल में होती थी, पार्टीशन ऑफ पाथ क्या हो जाएगी, इसको हम लोग कह देते हैं सेंस रिवर्सल। पार्टीशन जो है पाथ की वो क्या हो जाएगी, अगर सी एफ ऑफ जी डी जी है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास C1 एफ ऑफ जी डी जी प्लस सी इंटीग्रेंड C2 एफ ऑफ जी डी जी भी हो सकती है। ये किस केस में होगा, जब अगर मेरे पास जो है ये एक मैं पॉइंट ले लूँ A और मैं इधर से जा रही हूँ पॉइंट P पे और फिर पॉइंट B पे, अगर मैं इसको ये ऐसे करके ले लूँ तो इस पूरे कर्व को मैं, इस पाथ को मैं C कहूँगी, लेकिन अगर मैं इसकी पार्टीशन करूँ तो मैं पहले यहाँ से जाऊँगी, इसको C1 कह दूँ, C2 से ये पहला पाथ C1 हो जाएगा, फिर एडिशन इसमें C2 हो जाएगी। वही सेम जो कॉन्सेप्ट हमारे रियल में थे वो, ठीक है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम बेसिकली हम कहाँ अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम या फॉर्मूला को। इसके लिए कर्व का एफ ऑफ जी जो है उसका एनालिटिक होना लाजमी है, और जो कर्व है वो कॉन्टीन्यूसली स्मूथ हो, ठीक है। तो फिर ये अप्लाई कर देंगे तो फिर इसका जो इंटीग्रेंड है वो वैनिश हो जाता है, और वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस फंक्शन को ज़ीरो नहीं बनने देती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स हमारा इंटीग्रेशन है या जो भी इंटीग्रेंड है वो इजीली हमारा जो है वो रिड्यूस हो जाए या पूरा जो है वो वेनिश हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं तो आपको स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपली चीज़ें आपको बताई हैं। एफ ऑफ जी को एनालिटिक होना चाहिए एंड एफ डैश जी जो है इज़ कॉन्टिन्यूस in a simple connected domain, simply connected domain, ठीक है। then for every piecewise smooth curve, ठीक है, जो पार्टीशन आपको कर्व की बताई थी उसी को कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रख के ये चीज़ देखना है कि एवरी पीस वाइज स्मूथ क्लोज्ड कर्व सी इन डी, किसी भी डी क्या है, डोमेन है के अंदर, इन डी द कंटोर इंटीग्रल एफ ऑफ जी डी ऑफ जी
इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आपको दोबारा इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि सिंपली डोमेन जो है वो क्या होती है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होती है, हमारे पास कोई भी ऐसे क्लोज कर्व हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगी, और कि इसके अंदर कोई भी पाथ होगा, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हैं कि अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, अगर मैं इसको ये ले लूँ, इसके अंदर मैं ये पूरी डोमेन डी है, ठीक है। इन डोमेन डी, a simply connected domain D in the complex plane is domain such that every simple closed path, कि कोई भी closed path इसके अंदर हो जाए, कहीं भी हो जाए, closed path in D encloses only points of D, कि वो सिर्फ D के points ही ले, ठीक है। लाइक वो D से बाहर कोई पॉइंट ना टेक करे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर हम लोग लाइक इलिप्स भी ले लें, या फिर हम लोग सर्कल की जो है वो एग्जाम्पल्स ले लें, एनालिस ले लें, ये सब जो हैं ये क्या होंगी हमारे पास डोमेन्स होंगी। और डोमेन के लिए क्या है कि वो जो पूरे जो उसके पॉइंट्स हैं वो डी में से ही होने चाहिए, पाथ के उससे बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर आप देखें ये सिंपली जो है वो कनेक्टेड डोमेन है। इसी तरह डुबली और ट्रिपली कनेक्टेड भी होती है, सॉरी दिस इज़ डुबली कनेक्टेड, क्योंकि इसके अंदर दो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, डुबली कनेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होती है ट्रिपली कनेक्टेड, जिसके अंदर एक डोमेन ये होती है, फिर इसमें से भी पॉइंट्स हो सकते हैं और इसमें से भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन। और सिंपली के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक यही कर्व हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स जो हम लोग टेक करेंगे वो या तो इस पूरे कर्व के अलोंग में से लेंगे, इस पूरे पाथ के अंदर से पॉइंट्स लेंगे, या इसकी बाउंड्री में से लेंगे, या इसके अंदर से लेंगे, बाहर से कोई भी नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम बाहर से देखेंगे तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा, जो फंक्शन है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट हो जाएगा तो वो एनालिटिक भी नहीं होगा, और उसकी एफ डैश जेड जो है वो भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगी। तो जो भी पॉइंट्स हम लेंगे इसके अंदर से पिक करेंगे, कोई भी इधर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, या इस बाउंड्री के ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है। तो तभी जो है हमारे पास जो कर्व है वो एनालिटिक भी हो सकता है, और उसके जो डेरिवेटिव है फर्स्ट वो कॉन्टीन्यूस भी जो है वो हो जाएगा। सो डोमेन का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इधर बताने का क्या मकसद था कि इफ़ एफ ओ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश इज कंटिन्यूस इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है, इस फॉर्म की डोमेन, देन फॉर एवरी पीस वाइज स्मूथ कर्व, जो भी हम इसका लेंगे, लाइक ये ले लें, पहले यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ ले लें, किसी के लिए भी ले लें, क्लोज कर्व सी इन डी, द कंटोर इंटीग्रल उसकी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब डोमेन का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता चल गया आपने पॉइंट्स कहाँ से पिक करने हैं, या तो इसके रीजन में से, पूरे में से, अंदर से, या इसकी बाउंड्री में से। डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, और फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कर्व्स हैं उनका भी आपको आइडिया हो गया, पाथ का भी पता चल गया आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपली इसका जो क्वेश्चन इंटीग्रल थ्योरम बताया, मैं इसको सिंपली क्या करूँगी, इसका फॉर्मूला पे आके आपको सिंपली इसका फॉर्मूला और इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो बताऊँगी, ठीक है। और अच्छा, अगर हम लोग एक चेक भी कर लें तो लाइक अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जी डी जी, तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको पता है कि जी एनालिटिक भी है, और इसका एफ डैश जेड है वो कॉन्टीन्यूस है, और ये हमें एक स्मूथ कर्व देता है। तो इसको मैं, चूँकि बिकॉज आई नो कि जेड जो है वो एनालिटिक है, तो मैं इसको 0 के इक्वल डायरेक्टली लिख लूँगी। सिमिलरली अगर मेरे पास हो d1/z² dz, तो ये भी मेरे पास 0 होगा, वेयर c इज़ दी, क्या होगा वो, c को अगर मैं ले लूँ यूनिट सर्कल ले लूँगी मैं, ठीक है, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप जो है क्वेश्चन इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से आप cos z और sin z की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये cos z है, ये क्वेश्चन है आपके पास cos z d of z, तो आप लोगों को पता है कि cos of z जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, और इसका जो कॉन्टीन्यूस जो है वो भी है, एफ डैश एक्स कंटिन्यूस है, और इसका जो कर्व है वो भी बहुत स्मूथली बनता है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल लिख देंगे, ठीक है।
ये फंक्शन हर पॉइंट पे एनालिटिक है, सिर्फ किन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है, एट π/2 +- π/2 +- 3π/2, ठीक है। इसी तरह इन सब के मल्टीपल के अंदर ये पॉइंट जो है वो एनालिटिक नहीं है, अदरवाइज ये सब पॉइंट्स पे एनालिटिक है, ठीक है। तो हम लोग सॉरी ये इसको आपने मेंशन करना है। सिमिलरली आपने f(z) का देखना है कि वो भी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और सॉरी ये मैं थोड़ी मिस्टेक होगी, अगर यहाँ पे 1/cos z हो तो फिर ये इन पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर cos z है, अगर मैं इसको ले लूँ cos z dz, तो अगर मैं इसको z को ले लेती हूँ π/2 dz, तो वो भी मेरे पास 0 ही आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। वो मुझे इन्फिनिटी आंसर नहीं दे रहा, तो इसके लिए 1/cos z के लिए ये दो एनालिटिक पॉइंट हैं। बट अगर खाली आपके पास cos z है तो इसके लिए कोई एनालिटिक पॉइंट नहीं है, ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेंट 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा वो आप लोगों ने देख के बताना है कि किन पॉइंट पे 0 होगा इंटीग्रेंट डायरेक्ट और किन पे नहीं होगा।